डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9वीं क्लास का गणित का दूसरा अध्याय बहुपद की प्रश्नावली 2.4 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा इसी प्रश्नावली के उदाहरण हल करेंगे। बेसिक जानकारी में हमारे पास है बहुपदों का गुणनखंडन कि बहुपदों का गुणनखंड क्या होता है। जब हम किसी बहुपद px को gx से भाग देते हैं और शेष फल शून्य प्राप्त करते हैं तो हम कहेंगे कि gx px का एक गुणनखंड है। तो ये चीज आपको फिलहाल समझ नहीं आई होगी, मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दी, लेकिन अब इस फिगर की सहायता से मैं आपको समझाता हूँ, फिर दोबारा पढ़ूंगा तो आपको ये 100% समझ में आ जाएगी। जैसे px कोई बहुपद है, gx से इसे भाग देते हैं, ये कोई दूसरा बहुपद है, px को gx से हम भाग दें, ऊपर qx चढ़ जाएगा और शेष फल अगर 0 रह जाता है तो gx है वो px का एक गुणनखंड होगा। कब? जब px को gx से भाग देते हैं, शेष 0 आ जाए तो gx px का एक गुणनखंड होगा। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है। अब पढ़ो, जब हम किसी बहुपद px को gx से भाग देते हैं, जब किसी बहुपद px को हम gx से भाग देते हैं और शेष फल शून्य प्राप्त करते हैं तो हम कहेंगे कि gx है वो px का एक गुणनखंड है। तो अब आपको क्लियर हो चुकी है ये चीज कि जब हम px को gx से भाग देते हैं और शेष फल शून्य आता है तब हम ये कहेंगे gx px का एक गुणनखंड होगा। अगर ये शून्य नहीं आता है तो gx px का गुणनखंड नहीं होता, तो इसलिए शून्य का आना यहाँ पे जरूरी है। तो अब आपको ये परिभाषा अच्छी तरह से क्लियर होगी कि बहुपदों का गुणनखंडन क्या होता है। अब गुणनखंड प्रमेय है। गुणनखंडन प्रमेय क्या कहती है? यदि px कोई बहुपद है और जिसकी घात है वो 1 या 1 से बड़ी है, यानी px घात 1 या 1 से बड़ी वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो। यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि px 1 या 1 से बड़ी घात का कोई बहुपद है और जब इसको x माइनस a से हम भाग देते हैं और तब क्या है, px एक गुणनखंड होगा। कब? जब p a के बराबर 0 हो। तो ये शेषफल प्रमेय यहाँ पे लागू होती है कि यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड कब होगा? जब p a के बराबर 0 हो, यानी जब आपका शेषफल 0 होगा तो ये इसका गुणनखंड है। जैसे मैंने ऊपर बताया p a के बराबर 0 है, यदि ये 0 है तो x माइनस a px का गुणनखंड होगा। अब मैं दोबारा आपको क्लियर करता हूँ, अभी तक आपको थोड़ी थोड़ी ये चीज समझ में आई है, अब की बार क्लियर करूंगा तो ये 100% आपको समझ आ जाएगी। यदि px कोई एक या एक से बड़ी घात का कोई बहुपद है, यदि px घात 1 या 1 से बड़ी वाला कोई बहुपद है, a कोई वास्तविक संख्या हो, तो x माइनस a px का गुणनखंड तब होगा जब pa 0 हो, यानी शेषफल 0 हो। तो ये बात मैंने ऊपर आपको बताई थी, वही है। दूसरा क्या कहता है कि pa 0 तब होगा जब x माइनस a px का गुणनखंड हो। तो गुणनखंडन प्रमेय यही कहती है कि px n जो है वो उसकी घात है 1 या 1 से बड़ी, यानी px 1 या 1 से बड़ी घात का कोई बहुपद है। x माइनस a px का गुणनखंड तभी होगा जब इसका शेषफल 0 हो, और अगर इसका शेषफल 0 है तो x माइनस a px का गुणनखंड होगा। उदाहरण नंबर 14 है, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। तो मैं यहाँ दोनों तरीके से ही आपको करके दिखाता हूँ, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से भी दिखाता हूँ और मध्य पद है इसको डाइवर्ट करके भी दिखाता हूँ। तो पहले ये देखो, जो मध्य पद है उसको डाइवर्ट करके कैसे हम करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 ये हमें दिया हुआ है। अब हम गुणा करें तो उस समय
6 आए, क्योंकि 1 और 6 की गुणा 6, और जोड़ करें तो उस समय -5 आए। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है। तो क्या -3 और -2 ऐसी संख्याएं नहीं है कि जोड़ करें तो -5 आए और गुणा करें तो 6 आए? बिल्कुल है। तो इस -5 को हम लिख सकते हैं -3 -2, y² -5y की जगह -3y और -2y प्लस में 6। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, y कॉमन है, तो ये हो जाएगा y -3 माइनस इन दोनों में 2 कॉमन है, y -3। तो ये अब दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब y -3 कॉमन आ जाएगा। दोनों सेम है तो यहाँ तक क्वेश्चन हमारा ठीक है, और y -2। तो अतः y² -5y + 6 का गुणनखंडन क्या होगा? गुणनखंडन होगा y -3 और y -2। ये गुणनखंडन है। ये हमने मध्य पद को विभक्त करके किया है। अब ये कहता है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हमें करना है। तो गुणनखंड प्रमेय की सहायता से अगर हम करें तो इसको मान लो py के बराबर हमें मिला है y² -5y + 6, ये मिला है। अब ये 6 के गुणनखंड करने हैं हमें। 6 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? तो 6 के जो गुणनखंड है, 6 के गुणनखंड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकते हैं। 6 के गुणनखंड 1, 2 और 3 हो सकते हैं। तो एक बार तो आप P1 ज्ञात कीजिए। तो ये होगा 1 का वर्ग -5 गुणा में 1 और प्लस में 6। तो ये होगा 1 -5 + 6। 6 और 1 7 में से 5 जाएंगे 2, ये 0 के बराबर नहीं आया। अब P2 ज्ञात करेंगे। 2 का वर्ग -5 गुणा 2 + 6। तो 2 दूनी 4 -10 + 6। 6 और 4 10 में से 10 गई, ये 0 आया। अब आप P3 ज्ञात कीजिए। पहले P1, P2, P3। तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग -5 गुणा 3 प्लस में 6। तो ये होगा 9 -15 + 6, 0। तो एक तो P बराबर y बराबर 2 रखने से हमारा 0 आया, एक y बराबर 3 रखने से 0 आया। तो इसका मतलब एक गुणनखंड क्या हुआ? गुणनखंडन प्रमेय द्वारा एक गुणनखंड हुआ y -2 और दूसरा हुआ y -3। इसके गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है तो इसका मतलब y² -5y + 6 के गुणनखंड कौन से हो जाएंगे? y -2 और y -3 होंगे। तो यहाँ पे हमें ये जो 6 मिला है, कांस्टेंट वैल्यू 6 है, इसके लिए सबसे पहले ये y² अकेला होना चाहिए। y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो हम भाग दे के बना लेंगे। तो फिर इसके हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड 1, 2 और 3 है। तो 1, 2 और 3 रख लो। जिससे 0 आ जाए वो वैल्यू y माइनस करते जाओ और ये इसके गुणनखंड होते जाएंगे। तो इस तरह से गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके हमने गुणनखंड ज्ञात कर दिए। तो पेपर में आपको ये नहीं दिया होगा कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना है या नहीं करना है। तो आप मध्य पद को विभक्त करके, ये ज्यादा बेटर विधि है, तो इसके द्वारा आप हल कर सकते हो। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 14 कंप्लीट हुआ। ये हमारे पास गुणनखंडन प्रमेय की डेफिनेशन है। तो मैंने यहाँ पे अभी तक आपको 2 चीज बताई है, बहुपदों का गुणनखंडन और गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय का जो रिजल्ट है वो आप याद रखें, आगे प्रश्नों में हम यूज करेंगे। और इसका प्रूफ जो है वो कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में नहीं आता। तो इसलिए केवल आपको ये रिजल्ट याद रखना है और इसी रिजल्ट को हम आगे
प्रश्नों में यूज करेंगे। तो आगे हम उदाहरण हल करते हैं। अब उदाहरण नंबर 11 है, जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रश्न है। पहले तो हमें ये बताना है कि x प्लस 2 है वो इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। फिर ये बताना है कि x प्लस 2 है वो इस दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हम यहाँ इसको पहले बहुपद को px मान लेते हैं। ये होगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और दूसरे बहुपद को मान लेते हैं हम qx और ये हो जाएगा 2x प्लस 4। तो अब हमारे पास गुणनखंडन प्रमेय क्या कहती है? गुणनखंडन प्रमेय ये कहती है कि यदि x प्लस 2 को 0 रखें, x माइनस 2 यानी p माइनस 2 अगर शून्य है तो x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है। तो यहाँ गुणनखंड प्रमेय के द्वारा गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है? यहाँ पे आप x प्लस 2 को 0 रखो, x बराबर माइनस 2 और p माइनस 2 ज्ञात करो। अगर p माइनस 2 0 है तो इसका मतलब x प्लस 2 px का एक गुणनखंड होगा। तो p माइनस 2 ज्ञात करें तो माइनस 2 की पावर 3 गुणा में माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा माइनस 2 प्लस 6 यानी माइनस 8 और प्लस 4 दिए 12 माइनस 10 प्लस 6। ये 12 और 6 18 प्लस का 18 माइनस का ये हुआ 0। तो अब गुणनखंडन प्रमेय द्वारा या कह सकते हो गुणनखंड प्रमेय द्वारा x प्लस 2 px का गुणनखंड है। अगर ये शेषफल 0 आ जाता है तो ये गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होगा। अब ये दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में x प्लस 2 बराबर हम 0 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा माइनस 2 और यहाँ पे ये qx हमने मानना है तो q माइनस 2 आप ज्ञात कीजिए। 2 गुणा माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 ये हो जाएगा 0। तो इसलिए गुणनखंड प्रमेय द्वारा क्या होगा, जो x प्लस 2 है वो qx का गुणनखंड है। जब हमने शेषफल ये दिखा दिया कि 0 है, x प्लस 2 से जब qx को हम भाग देते हैं तो शेषफल 0 है। अगर शेषफल 0 है तो गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि x प्लस 2 जो है वो qx का गुणनखंड होगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 12 है, यदि x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम px मान लेते हैं। px बराबर हमें मिला है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, ये हमें मिला है। अब यदि x माइनस 1 px का गुणनखंड है तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, गुणनखंड प्रमेय ये कहती है, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार P1 जो है वो 0 होगा। तो P1 ज्ञात करो, 4 गुणा में 1 की पावर 3 प्लस 3 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 प्लस k बराबर 0 होगा। तो ये होगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k बराबर 0। ये माइनस का 4 ये प्लस का 4 तो k बराबर हो जाएगा हमारे पास -3। तो अब हमें k का मान ही ज्ञात करना था। तो गुणनखंड प्रमेय हमने प्रयोग की। यहाँ पे हमने गुणनखंड प्रमेय का जो पहला पार्ट है वो प्रयोग किया है कि x माइनस
एक पी एक्स का गुणनखंड है, तो गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि पी एक जो है वो शून्य होगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 13 है, मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² + 17x + 5 का गुणनखंड कीजिए। तो आप केवल मध्य पद को विभक्त करके सीखें, क्योंकि पेपर में इस तरह से कभी नहीं आता कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इसके गुणनखंड कीजिए। तो आप मध्य पद को विभक्त करना सीख लीजिए। ये आपको 10वीं क्लास में भी काम आएगा, 11वीं में भी आएगा, और आगे जब तक मैथमेटिक्स रहेगा तब तक मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड करना आपके काम में आएगा। तो पेपर में आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे मध्य पद को विभक्त करना सिखा रहा हूँ और उसके द्वारा दिया गया जो बहुपद है इसके गुणनखंड करना सिखाऊंगा। तो ये है 6x² + 17x + 5। तो अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है, जब हम उनकी गुणा करें उन दोनों संख्याओं की, तब तो 6 और 5 का गुणा यानी 30 आए, और जब हम उन दोनों संख्याओं का जोड़ करें तो उस समय जो ये x का कोफिशिएंट है ये आना चाहिए। गुणा करें तब तो x² का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है उन दोनों की गुणा, और जोड़ करें तो x का कोफिशिएंट। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका जोड़ करें तो 17 आए और गुणा करें तो 30 आए। तो ये देखो 15 और 2, इन दोनों की गुणा करते हैं तो 30 आता है, और इन दोनों का जोड़ करते हैं तो कितना आता है, 17 आता है। तो जो ये मध्य पद है 17, तो इसको हम विभक्त करेंगे 15 + 2। 17x है तो 15x + 2x में विभक्त करेंगे। तो ये चीज आपको विशेष तौर पे सीखनी है। यहाँ पे दो जो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए, और जोड़ करें तो इस x के कोफिशिएंट के बराबर आए, तो वो 15 और 2 हुई। तो इस 17x को लिखेंगे 15x + 2x। 6x² + 15x + 2x + 5। अब इन दोनों में से कोई कॉमन आएगा, जैसे 3x हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक कॉमन आ रहा है, 2x + 5। अब यहाँ तक अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी है तो आपका सवाल ठीक है। यदि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की है। तो अब ये 2x + 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो इधर बच जाएगा 3x + 1। तो ये दोनों गुणनखंड हो गए। अतः 6x² + 17x + 5 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो 2x + 5 और 3x + 1 होंगे। तो इस तरह से हमने मध्य पद को विभक्त करते हुए 6x² + 17x + 5 के गुणनखंडन किए। तो उदाहरण नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण नंबर 15 है, x³ - 23x² + 142x - 120 का गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंडन प्रमेय के द्वारा हम ज्ञात करें एक बार पहला इसका एक गुणनखंड। तो -120 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, +-1 हो जाएगा, +-2 हो जाएंगे, +-3 हो जाएगा, +-4 भी है और +-5 भी है। इस तरह से ये हमारा बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से लास्ट में +-60 भी आ जाएगा, बीच में +-30, और इसके ये जितने भी बनते हैं। तो पहले यहाँ पे इसको px के बराबर मानते हैं। तो p1 ज्ञात करके देखते हैं। ये होगा 1 का क्यूब -23 × 1 का वर्ग +142 × 1 -120। तो ये हो जाएगा 1 - 23 + 142 और गुणा में 1 142 हो जाएगा, -120। तो ये 143, ये भी 143, ये आ जाएगा 0। तो इसका मतलब x - 1 px का गुणनखंड है। x - 1 px का गुणनखंड है। तो अब x - 1 से इसको भाग देंगे।
एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो अब हम इसको x माइनस 1 से भाग दे लेते हैं, तो ये जाएगा x स्क्वायर पे, तो ये x क्यूब होगा माइनस x स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस ये कट हो जाएगा, माइनस 22x स्क्वायर प्लस 142x, तो ये माइनस 22x पे चला जाएगा, माइनस 22x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 22x, ये माइनस ये प्लस ये कट हो जाएगा, ये 120x माइनस 120, तो ये किस पे जाएगा, माइनस 120 पे जाएगा, तो 120x प्लस 120 पे जाएगा, माइनस 120, ये प्लस ये माइनस ये कट के शेषफल 0। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, किसको, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। तो इसके गुणनखंड बना लो, गुणा करें तो 120 आए, जोड़ करें तो माइनस 22 आए, तो माइनस 12 और माइनस 10 बन जाएंगे। मध्य पद का विभक्त करके हम ये करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120 ये हो गया, x प्लस 1 यूं का यूं चलेगा, इन दोनों में x कॉमन, x माइनस 12, इन दोनों में माइनस 10 कॉमन, x माइनस 12, तो ये होगा x प्लस 1, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा, और x माइनस 10, तो ये गुणनखंड हुए हमारे। तो इस क्वेश्चन में हमने कैसे किया गुणनखंड, शुरू में हमने गुणनखंड प्रमेय के द्वारा x माइनस 1 गुणनखंड ज्ञात किया, फिर जो बहुपद हमें दे रखा था x माइनस 1 से भाग दिया, शेषफल 0 आया। तो अब इसको भाज्य को हम क्या लिख सकते हैं, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल लिख दिया। इसको मध्य पद विभक्त करते हुए गुणनखंडों के रूप में तोड़ दिया हमने, तो इसलिए जो अभिष्ट गुणनखंड है वो कौन से आ जाएंगे, x प्लस 1, x माइनस 12, x माइनस 10। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 15 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी साथ में दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद।